जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज और सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के इस अपने ऑल। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पीसीएस का एग्जाम बिल्कुल सामने है। जी हां, 12 अक्टूबर को एग्जाम होना है, लिहाजा सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और आज इसी कड़ी में मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। ये टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आते हैं तो हम इजीली टैकल कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर आज उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक है मुगल वंश। जी हाँ, मुगल वंश की बात करेंगे आज, और उसमें खास तौर पे बाबर के कार्यकाल को देखेंगे, बाबर के जीवन को देखेंगे, उसके संघर्षों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश, मुगल वंश साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुगल का मतलब क्या होता है। ये मुगल वंश आया कहां से, मुगल वंश का क्या मतलब है। तो मुगल वंश जो है लैटिन शब्द मोंग से बना है। मोंग, ठीक है ना, किससे बना है? मोंग से बना है। इसका मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेव अर्थात बहादुर। ठीक है, इसका मतलब ब्रेव या बहादुर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मुगल शब्द जो है वो खासतौर पर लैटिन वर्ड मोंग से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है बहादुर। जिसका मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इसका मतलब समझ लिया कि मुगल जो है उसका क्या मतलब होता है, कहां से उसका शब्द निकला है और उसका क्या मतलब होता है। तो सिंपल सी बात है, उसका मतलब होता है बहादुर। ठीक है, और यह लैटिन वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, मुगल वंश बहुत ही खास वंश है। जी हाँ, आप लोगों ने अच्छी खासी जो है समझ विकसित की होगी मुगल वंश के बारे में। निसंदेह आपने तमाम किताबों को भी पढ़ा होगा, उसमें मुगल साम्राज्य के बारे में आपने जानकारी जुटाई होगी। आपने बाबर, हुमायूं, अकबर इनके बारे में सुना होगा। तो साथियों, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसने मुगल वंश की नींव डाली, जिसने मुगल वंश की स्थापना करी, उसकी चर्चा करेंगे आज। जी हाँ, आज हम लोग बाबर की चर्चा करने वाले हैं। बाबर के बाद फिर हम लोग हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो मुगल बादशाह बाबर के बारे में है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और मुगल बादशाह बाबर की बात करते हैं। आज सब बहुत ही खास जो है ये सेशन होने वाला है आज। तो मुगल बादशाह बाबर की चर्चा करते हैं हम लोग आज। ठीक है, चलिए भैया। तो बाबर, बाबर बाबर के बारे में वैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। ठीक है ना, सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बाबर का जन्म, सबसे पहले अगर इसके जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी। बहुत ही खास दिन होता है भैया। ठीक है, 14 फरवरी और 1483 ईस्वी में। ठीक है ना, 14 फरवरी 1483 में ये इसका जन्म वर्ष है। स्थान की अगर बात करें कि कौन सा स्थान था, तो स्थान था भैया अंदीजन। अंदीजन, ठीक है, फरगना वैली या घाटी कह सकते हैं हम। ठीक है, आधुनिक उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आप समझ लीजिए कि अंदीजन में इसका जो है जन्म हुआ था, अंदीजन में। और अंदीजन में जो कि फरगना वैली पड़ती है, फरगना घाटी, और ये आधुनिक उज्बेकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो बाबर खास तौर पे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाबर। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लिहाजा इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबर के बारे में। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बाबर के अगर हम पिताजी की बात करें, इनके पिताजी की बात करें, पिताजी की, बाबर के पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा थे इनके पिताजी का नाम, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये इनके पिताजी थे। इनकी माताजी का अगर नाम करें, हम माताजी की बात करें, माताजी का, तो इनके माताजी का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार, ठीक है, निगार, कुतलुग निगार इनके माताजी का नाम था। ठीक है, बहुत ही खास कैरेक्टर्स थे लोग।
तो कुतुब निगार इनके माता जी का नाम था। उमर शेख मिर्जा जो थे फरगना के जो है ना वो शासक थे। क्या थे? फरगना के उमर शेख मिर्जा शासक थे, ध्यान दीजिएगा। तो उमर शेख मिर्जा फरगना के क्या थे? ये उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, मेन प्रॉब्लम शुरू होती है बाबर की लाइफ में 1494 में। 1494 से मेन समस्या शुरू होती है। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, मतलब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1494 में। ध्यान देना, 1494 में मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद इनके पिताजी मर जाते हैं तो 12 वर्ष की उम्र में ही, 12 वर्ष की आयु में बाबर शासक बनता है। बाबर फरगना का शासक बनता है, ध्यान दीजिएगा। फरगना का शासक बनता है, ठीक है, बनता है। तो कितने वर्ष की आयु में बनता है? 12 वर्ष की आयु में बनता है, ध्यान दीजिएगा। बाबर 12 वर्ष की आयु में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में क्या बनता है? शासक बनता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसके आगे कहानी सुनाता हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 12 वर्ष की आयु में जब ये फरगना का शासक बनता है तभी से इसकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। समस्याएं शुरू इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद बाबर के लाइफ में बहुत संघर्ष की स्थिति आती है, क्योंकि इसके चाचा जो थे अहमद मिर्जा, इसके चाचा अहमद मिर्जा इसके चाचा हुआ करते थे, ठीक है। और इसके मामा थे महमूद खान बाबर के मामा थे। ये चाचा थे, ये मामा थे, चाचा, ठीक है, ये मामा थे, ठीक है। इन्होंने उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद साजिश करना शुरू किया कि बाबर को किस प्रकार से हटाया जाए, किस तरीके से किया जाए कि बाबर को कमजोर किया जाए। और इन्होंने दो बार संयुक्त प्रयास किया बाबर को हटाने का, ठीक है, हटाने का। 2 बार इन्होंने प्रयास किया लेकिन हटा नहीं पाए बाबर को। बाबर ने सूझबूझ से इन दोनों के जो योजना थी इन दोनों की उसको विफल कर दिया। बाबर ने कहा भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि पिताजी की गद्दी छोड़ दूंगा मैं। तो कुल मिला के इनका प्लान हो जाता है फेल, बिल्कुल प्लान हो जाता है फेल, ठीक है। उसके बाद बाबर थोड़ा मैच्योर होता है। तो बाबर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो बाबर के थोड़ा और कारनामों की बात करते हैं। बाबर ने 2 उद्देश्य बनाए। पहला, साम्राज्य विस्तार, ठीक है ना, खासतौर पर सुरक्षा के लिए। और दूसरा जो उद्देश्य था वो था समरकंद पर नियंत्रण, ठीक है, समरकंद पर नियंत्रण। तो ये 2 उद्देश्य इसके बने। अब समरकंद पे नियंत्रण इसलिए जरूरी था, समरकंद खासतौर पे फरगना के पश्चिमी भाग में स्थित जो है एक बहुत ही महान, आई वुड से बहुत ही महान साम्राज्य था और बहुत ही महान जो है साम्राज्य की राजधानी रही थी, आई वुड से, क्योंकि तैमूर की राजधानी रही थी। तैमूर की राजधानी कितना खास जो है ये जगह थी, अब अंदाजा इसी से लगाइए कि ये तैमूर की राजधानी थी और इसीलिए ये जीतना चाहता था, ठीक है ना। बहुत ही खास थी ये राजधानी और ये 140 वर्ष तक तैमूर की राजधानी थी। इस बात को भी ध्यान देना है कि समरकंद को जीतने के इसके 2-3 कारण थे कि समरकंद को ये जीतना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण जो था समरकंद को जीतने का, 2 कारण थे समरकंद को जीतने का।
समरकंद को जीतने के दो कारण। पहला क्या कारण था? पश्चिम की तरफ से, पश्चिम की तरफ से फरगना की सुरक्षा, फरगना की सुरक्षा, क्योंकि समरकंद पश्चिम में ही था, तो अगर समरकंद जीत लेता तो पश्चिम में इसका एक नियंत्रण बन जाता। दूसरा, समरकंद की लोकप्रियता, समरकंद की लोकप्रियता, लोकप्रियता एवं राजनीतिक, राजनैतिक वैभव, ठीक है। ये राजनीतिक वैभव क्या है? वैभव इसलिए है कि ये बहुत लंबे समय तक जो है तैमूर की राजधानी थी, लगभग 140 वर्ष तक, 140 वर्ष तक तैमूर की राजधानी थी, तैमूर की राजधानी। तो समरकंद का बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है ना, क्योंकि भाई तैमूर जैसे शासक की राजधानी रही है। समरकंद का एक जो है एक पॉलिटिकल जो है, आई वुड से एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका बनता था समरकंद का, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बनता था। तो लिहाजा समरकंद को बाबर जीतना चाहता था, क्योंकि वो पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग करना चाहता था। लिहाजा ही डिसाइडेड टू कंट्रोल समरकंद ऑल्सो। अब समरकंद को जीतने के लिए उसने प्रयास भी किए, ठीक है ना, क्योंकि उसने सुन रखा था। इनफैक्ट समरकंद के बारे में बाबर स्वयं कहता है कि मनुष्य के रहने लायक दुनिया के किसी भी हिस्से में समरकंद जैसा आनंददायक और कोई शहर नहीं है, ठीक है, बाबर स्वयं कहता है। बाबर समरकंद के बारे में क्या कहता है कि सबसे आनंददायक। बाबर क्या कहता है समरकंद के बारे में? समरकंद जैसा कोई शहर नहीं, समरकंद जैसा दुनिया में कोई शहर नहीं, कोई शहर नहीं, ठीक है, ध्यान देना। तो समरकंद जैसा दुनिया में कोई शहर नहीं, ये बाबर कहता है। तो जाहिर सी बात है बाबर अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ समरकंद, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू कंट्रोल इट एंड कैप्चर इट। तो कुल मिला के इसने इसके महत्व को समझा, ठीक है ना, और प्रयास भी किया। इसने 2 बार प्रयास किया, बाबर ने 2 बार अटेम्प्ट किए इसको जीतने का। पहला प्रयास कब किया, दूसरा प्रयास कब किया, मैं बताता हूं भैया आपको। तो पहला प्रयास जो बाबर ने किया वो कब किया? तो बाबर ने पहला प्रयास किया 1496 ईस्वी में समरकंद को जीतने का। समरकंद को जीतने का बाबर का पहला प्रयास, ठीक है, 1496 ईस्वी में, लेकिन असफल, लेकिन असफल, असफल प्रयास था, जीत नहीं पाया, ठीक है। समरकंद स्ट्रांग था ना, उज्बेकों का अड्डा था भाई, बहुत पावरफुल था, तो जीत नहीं पाया। लेकिन हारा नहीं है, 1497 में दोबारा कोशिश किया, ठीक है। इसने 1470 साल भर बाद 1497 में ईस्वी में दोबारा हमला किया, हमला किया और 7 माह तक घेराबंदी की, घेराबंदी की। अंत में समरकंद को जीत लिया, समरकंद को जीत लिया, ठीक है, ध्यान देना भैया, जीत लिया। तो समरकंद बाबर के कब्जे में आ गया, ठीक। लेकिन समरकंद की जो ये जीत थी ये ज्यादा स्थायी नहीं थी, लंबे समय तक नहीं चली। 100 दिन के अंदर ही समरकंद की जीत जो है उस पर आफत आ गई। अब आफत क्या आई भैया, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कौन सी आफत आई कि 100 दिन तक ही इस पर कंट्रोल कर पाया? दरअसल क्या हुआ, समरकंद जीतने के लिए बाबर को समरकंद से निकलना पड़ा। समरकंद जीतने के लिए बाबर को क्या करना पड़ा? समरकंद को जीतने के लिए
फरगना छोड़ने से फरगना में विद्रोह हो गया, फरगना में विद्रोह हो गया, जो इसकी बाप की रियासत थी, विद्रोह हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई ये समरकंद गया जीतने ना, जो समरकंद जीतने जा रहे हो, तो भाई तुम्हारा जो प्रिंसली स्टेट है, खासतौर पर जहां तुम्हारे पिताजी का जो है रियासत है, उसमें विद्रोह हो गया, वहां भी तो दुश्मन है, तो विद्रोह हो गया फरगना छोड़ने से फरगना में विद्रोह। ठीक है, क्योंकि फरगना छोड़ दिया था तो फरगना में क्या हो गया, उसकी वजह से विद्रोह हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाबर समरकंद में था। अब बाबर को समरकंद में ही फरगना में हुए विद्रोह की जानकारी मिलती है। ठीक, तो उसको विद्रोह की जानकारी मिलती है, विद्रोह की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। बाबर समरकंद को छोड़कर फरगना के लिए निकलता है, फरगना के लिए निकलता है। कारण उसका यह था भैया, फरगना के लिए निकलने का सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि फरगना जो थी ना भैया, ये इसके पिताजी की रियासत थी, इसके पिता की रियासत थी। तो भाई बाबर कैसे छोड़ देता, पुश्तैनी था, रियासत थी, तो बाबर छोड़ नहीं सकता था। ठीक है ना, इसके पिता की रियासत थी, तो बाबर कैसे छोड़ देता फरगना को, सबसे बड़ी चीज ये थी। अब भैया फरगना में विद्रोह को दबाने के लिए बाबर समरकंद से फरगना आया, समरकंद से फरगना आया। फरगना, लेकिन फरगना की स्थिति क्या थी, फरगना में विद्रोह इतना भयंकर था, इतना भयंकर विद्रोह था फरगना में, कि फरगना में जो विद्रोह हुआ वो इतना भयंकर था कि बाबर का चचेरा भाई, बाबर का चचेरा भाई जहांगीर खान जो है वो बादशाह बन गया। ठीक है, विद्रोह करके बादशाह बन गया वो। ठीक, और बाबर का जो मामा था महमूद खान, उसने भी कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, फरगना के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फरगना के, तो फरगना के कुछ हिस्सों पर महमूद खान अधिकार कर लिया, और बाबर का जो चचेरा भाई था खासतौर पर जहांगीर खान, इसने क्या काम किया, ये अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया, सुल्तान ने बादशाह घोषित कर लिया। ठीक है, तो फरगना निकल गया इसके हाथ से, बाबर के हाथ से फरगना निकल गया। फरगना इसकी देसी रियासत थी। फरगना कैसी रियासत थी, फरगना देसी रियासत थी, लेकिन अब क्या करेंगे, फरगना निकल गया। अब फरगना निकलने से स्थिति क्या बनी, इसकी कि बाबर सोचा कि अरे अब तो निकल गया भाई, क्या करें अब हम, हमारे हाथ से फरगना निकल गया, पिताजी की रियासत निकल गई। तो अब बाबर ने सोचा कि चलो कम से कम समरकंद तो हमारे पास है। फिर जैसे ही यहाँ से निकली रियासत, फिर ये निकल लेता है समरकंद के लिए कि कम से कम समरकंद बचाए। बाबर फरगना खोने के बाद, फरगना खोने के बाद बाबर समरकंद के लिए निकलता है। समरकंद के लिए निकलता है, लेकिन समरकंद पर उज्बेक शासक शैबानी खान का कब्जा हो जाता है। शैबानी खान का कब्जा हो जाता है, ध्यान देना भैया, कब्जा हो जाता है, क्योंकि भाई उसको भी मौका मिल गया,
अब देखो ध्यान देना, अब फरगना समरकंद लूट प्राप्त करने के बाद फरगना बचाने गए, फरगना भी चला गया, और समरकंद के लिए जब निकले तो समरकंद भी चला गया। ध्यान देना भैया, तो समरकंद भी चला गया, तो समरकंद जो था वो भी समरकंद भी चला गया, समरकंद भी गया। तो समरकंद जो गया, इसका सबसे बड़ा कारण था समरकंद जाने का, बाबर समरकंद छोड़कर फरगना चला गया था ना, इसलिए समरकंद भी चला गया, ये भी गया। अब बाबर के पास कुछ नहीं बचा। अब बाबर के पास क्या स्थिति बची, बाबर के पास न तो फरगना न तो समरकंद, ठीक है, हाँ, कुछ बचा ही नहीं। ऐसी स्थिति में बाबर क्या हो जाता है, बाबर बन जाता है घुमक्कड़, प्रवासी बन जाता है, प्रवासी बन जाता है, प्रवासी की तरह भटकता है, प्रवासी की तरह भटकता है बाबर। क्यों? क्योंकि भाई दो उसके पास मेन जो चीजें थी दोनों गायब हो गई, दोनों के ऊपर अधिकार कर लिया गया, तो जो है ये प्रवासी की तरह घूमता है, इधर उधर भटकता है, क्या करे, कोई इसके पास कोई चारा नहीं था। अब स्थिति ये बनती है कि फिर जाके ये वहां से हट जाता है और बेघर हो जाता है। बेघर होने के बाद एक खोजंद नामक पहाड़ी वाला इलाका था, जो पहाड़ी युक्त प्रदेश था, वहीं जाके शरण लेता है, ठीक है ना, खोजंद में। ये खोजंद में जाके शरण लेता है, ध्यान देना भैया, ये कहाँ शरण लेता है, खोजंद में। ये बाबर अर्थात बाबर खोजंद के पहाड़ी प्रदेशों में शरण लेता है, शरण लेता है, ठीक है, शरण लेता है भाई। अब इसके पास कुछ था नहीं, ठीक है, शरण लेता है। लेकिन बाबर थक कर हारने वाला व्यक्ति नहीं था, ये नहीं कि हार गया तो फिर वो जो है सब कुछ भूल जाए, ऐसा नहीं था। बाबर प्रयास करता रहा, बाबर जानता था कि आज नहीं तो कल सितारा फिर से जो है चमकेगा, फिर से मुझे जो है जो मैं जो खोया हूं पा जाऊंगा, और हुआ भी ऐसे ही। लगातार प्रयास करने से बाबर ने 1499 में फरगना प्राप्त किया, फरगना को पुनः प्राप्त किया, पुनः प्राप्त कर लिया। ध्यान देना भैया, प्राप्त कर लिया, क्योंकि लगातार लगा रहा ना, जो है सपना छोड़ा नहीं। और 1501 ईस्वी के आसपास, 1 ईस्वी में समरकंद को भी जीता, समरकंद को भी जीता, ठीक है ना, समरकंद को जीता। कैसे जीता? शैबानी खान को हरा के, शैबानी खान को हराया। ध्यान देना, कब हराया? 1501 में, ठीक है, 1501 में शैबानी खान को हराया। लेकिन शैबानी खान हारा, बैठा नहीं। शैबानी खान भी भाई बहुत बुद्धिमान था, वो हारा लेकिन वो बैठा नहीं। वो कहा कि भाई हम हारेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं, तो उसने भी प्रयास जारी रखा। तो शैबानी खान ने 8 महीने पश्चात, 1501 में हारा, 8 महीने पश्चात, 8 महीने बाद 1502 ईस्वी में पुनः बाबर को सरेपुल के युद्ध में परास्त कर देता है, फिर से एक बार, ठीक है, परास्त कर देता है, परास्त कर देता है। ध्यान देना, 8 महीने के बाद ही, ठीक है ना, 8 महीने के बाद ही, 8 महीने में ही क्या करता है बाबर, वो शैबानी खान फिर से पलटवार करता है, और पलटवार करके स्थिति क्या करता है भैया, इनको हरा देता है, बाबर को हरा देता है।
तो बाबर को हराता है ये सैबानी खान जो है 8 महीने बाद ही, लगभग 8 महीने, मतलब 8 महीने बाद ही हरा देता है। ठीक है, क्लियर है, हरा देता है। और सैबानी खान जो सरय पुल का युद्ध है, ये जो सरय पुल का युद्ध है सैबानी खान जो हराता है, ध्यान देना थोड़ा हल्का सा, सरय पुल का जो युद्ध है जो सैबानी खान हरा देता है इसको, ये बड़ा ही खास युद्ध था। ये जो सरय पुल का युद्ध है ये बड़ा ही खास युद्ध है, ठीक है ना, ध्यान देना भैया। ये सरय पुल का युद्ध जो है ये बहुत ही खास युद्ध है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद, इस लड़ाई के बाद बाबर फिर जो है मध्य एशिया को भूल जाता है, क्योंकि फिर बाबर की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती, बाबर फिर उधर जाने के बारे में सोच नहीं पाता और बाबर के ऊपर आफत आ जाती है। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत ही खास युद्ध था सरय पुल का युद्ध जो है। और ये कब लड़ा गया भैया, इसको थोड़ा ध्यान देना है कि ये कब लड़ा गया। ये लड़ा गया 1502 ईस्वी में लड़ा गया, 1502 ईस्वी में, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जो है बाबर को सरय पुल के युद्ध में फिर परास्त कर देता है। कौन परास्त करता है? सैबानी खान परास्त करता है, सैबानी खान, ठीक है, सैबानी खान। तो सैबानी खान इसको जो है सरय पुल के युद्ध में परास्त कर देता है, बहुत ही खास तरीके से परास्त किया। और ये पहली बार सैबानी खान ने इस युद्ध में उज्बेकों की जो सबसे खास नीति थी, तुलगुमा नीति, उसका प्रयोग किया। तो सैबानी खान ने प्रयोग किया इस युद्ध में। इस युद्ध में सैबानी खान ने क्या प्रयोग किया? सैबानी खान ने क्या प्रयोग किया? उज्बेकों की तुलगमा नीति, उज्बेकों की तुलगुमा नीति, ठीक है ना, तुलगुमा नीति बहुत ही खास नीति थी ये। बाद में बाबर ने भी इसी का प्रयोग करके इब्राहिम खान लोदी को हराया, ठीक है, बहुत ही खास पद्धति थी। तो आइए थोड़ा हम चर्चा करते हैं तुलगुमा नीति की, क्या होती थी ये नीति, थोड़ा हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। तुलगुमा नीति खास तौर पे क्या होती है भैया, थोड़ा देख लेते हैं। ये तुलगुमा नीति जो है, इसमें क्या होता है, सेना को दायां, बायां एवं मध्य में बांटकर मध्य में बांटकर दुश्मन को घेर लिया जाता है, ठीक है ना, घेर लिया जाता है। ये तुलगमा नीति जो थी उज्बेकों की नीति थी, ध्यान देना भैया। ये किसकी नीति थी? ये उज्बेकों की नीति थी, उज्बेकों की नीति थी। उज्बेक इसी पद्धति से लड़ते थे तभी जीतते थे, ठीक है। तो सैबानी खान ने सबसे पहले इस्तेमाल किया इसको जो है बाबर के खिलाफ और सरय पुल के युद्ध में। उसके बाद बाबर ने इसको लगभग समय जो है हमेशा लगभग इस्तेमाल किया इसको। बाबर की युद्ध की नीति ही थी ये, इसी तरीके से जीतता था। और एक और पद्धति थी जिसको बोलते हैं उस्मानी पद्धति, उस्मानी पद्धति बोलते हैं, एक और जो है पद्धति थी उस्मानी पद्धति, ठीक है ना। हाँ, ये भी बहुत खास पद्धति हुआ करती थी उस टाइम में। तो इसका भी उज्बेकों ने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया, ये पद्धति का भी भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो तुलगमा नीति जो है पहली नीति थी इसकी ये, और दूसरी नीति ये थे उस्मानी पद्धति। इन दोनों पद्धति के माध्यम से जो है मुगलों ने यहाँ पे विजय प्राप्त करी और यहाँ के शासकों को हराया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब दूसरी बात यह है कि जब सैबानी खान के द्वारा हार गया बाबर हार गया, तो फिर बाबर ने क्या जो है स्थिति बनाई, बाबर ने क्या स्थिति जो है अपनाई या क्या तरीका अपनाया? बाबर निराश हो गया, बाबर निराश हो गया। अब बाबर जो है निराश हो गया, बाबर निराश हो गया, ठीक है, निराश है, बाबर निराश है। निराश है तभी इसको एक बुढ़िया मिलती है, एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया ने बाबर को भारत
भारत की स्थिति के बारे में बताया, भारत की समृद्धि के बारे में बताया, भारत की समृद्धि के बारे में बताया। किसके बारे में बताया भैया? भारत की समृद्धि के बारे में बताया कि भारत कितना समृद्ध है। ठीक है, तो जब भारत की समृद्धि के बारे में बाबर जब पता चला उसको, तो बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। बाबर ने किसकी तरफ रुख किया? हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान की तरफ रुख किया कि अब हिंदुस्तान चलना है, मध्य एशिया में कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। ठीक है, भारत की समृद्धि के बारे में कौन बताया? उस बुढ़िया ने बताया। किसको बताया? बाबर को बताया। कहा कि कहाँ परेशान है आप, जो है यहाँ सेंट्रल एशिया में जाइए, हिंदुस्तान, वहाँ पे धन ही धन है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो है एम्पायर बिल्ड करिए, यहाँ पे फालतू बड़े हुए हैं, आप कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब तो ये तो एक परिस्थिति हो गई जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी परिस्थिति भैया थोड़ा दिल्ली के बारे में बात करना है। ये थोड़ा दिल्ली के बारे में तो बात नहीं करेंगे तब तक ये पूरी कहानी पूरी नहीं होगी। ठीक है ना, दिल्ली भी बहुत खास है। दिल्ली खास इसलिए है क्योंकि तत्कालीन दिल्ली की परिस्थिति को समझेंगे तभी बाबर को हम एंट्री करा पाएंगे ना यहाँ पे। तो थोड़ा तत्कालीन भारत की स्थिति को समझना है, खासतौर पे दिल्ली सल्तनत की स्थिति को समझना है। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति को समझ जाएंगे तो हमको थोड़ा आसानी हो जाएगी, खासतौर पे तत्कालीन भारत की स्थिति को समझने में, और बाबर किस प्रकार से आया और उसके कारणों की पड़ताल करने में भी हमको मदद मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए सबसे बड़ी बात जो है बाबर की वो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए बाबर को मदद क्या मिली। दिल्ली सल्तनत की स्थिति इस समय क्या थी? दिल्ली सल्तनत पे इस समय इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी का शासन था। इसके दो चाचा थे, दो चाचा थे, एक दो। पहला था आलम खान लोदी, और दूसरा था दौलत खान लोदी। ठीक है, दौलत खान लोदी। ठीक, दो चाचा थे, दोनों चाचा इससे जलते थे। दोनों चाचा इब्राहिम खान लोदी से जलते थे। जलते इसलिए थे कि इब्राहिम खान लोदी जो था थोड़ा जो है हठी टाइप का था, हठी टाइप का था, और इब्राहिम लोदी अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं था। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों जलते थे इब्राहिम इससे। तो दोनों ने प्लान बनाया कि बाबर को इनवाइट करते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हटाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्लान बनाया भैया? इन्होंने प्लान बनाया, दोनों ने, आलम खां एवं दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को बुलाया। ये चीज ध्यान देना, किसको बुलाया? बाबर को बुलाया। कौन कौन बुलाया? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, दोनों ने बुलाया। ध्यान दीजिएगा, आलम खान लोदी और दौलत, दोनों भाई थे। ठीक है, तो ये जो है दोनों ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। किसको बुलाया? बाबर को बुलाया। ठीक, बाबर को बुलाया। अब बाबर की स्थिति क्या थी कि बुढ़िया ने कह दिया था बाबर को, बुढ़िया ने बाबर को कहा था कि बाबर ऐसा है कि आप जो है आप हिंदुस्तान की तरफ रुख करिए। तो बाबर ने कहा ठीक है भैया, रुख करते हैं। और इसी वजह से बाबर ने काबुल को जीता 1504 ईस्वी में, क्योंकि काबुल भारत में था। तो बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को जीता। ठीक है,
कब जीता? 1504 ईस्वी में जीता। और जीतने के बाद जैसे ही जीता तो बाबर ने पादशाह की उपाधि ली, पादशाह की उपाधि ली। पादशाह को आप बादशाह भी कह सकते हैं, बादशाह भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, उपाधि ली। सबसे खास बात भैया यह है कि जो बादशाह की उपाधि थी ये बिल्कुल अलग तरीके की उपाधि थी, क्योंकि इसके पहले इनकी जो पुश्तैनी उपाधि हुआ करती थी, जो पारंपरिक जो है या जो इनकी शैली हुआ करती थी वो थी मिर्जा। इनकी जो टाइटल थी मिर्जा थी, ठीक है ना। इनकी पुश्तैनी टाइटल मिर्जा थी। इसको इन्होंने क्या किया? तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और बादशाह, बादशाह की उपाधि धारण करी। तो इसी काबुल के बाद, काबुल युद्ध के बाद जो है, काबुल विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी, खुद को बादशाह घोषित किया। इस बात को आपको जो है समझना है, ठीक है ना। क्या घोषित किया? बादशाह घोषित किया। किसने घोषित किया? बादशाह। बादशाह घोषित किया खास तौर पे बाबर ने अपने आप को। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया देखिए, अब आगे की कहानी जो है ये समझना अगर है आपको तो थोड़ा 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी। 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अब परिस्थितियां थोड़ा अलग तरीके से चल रही हैं। बाबर अब हिंदुस्तान की तरफ रुख कर चुका है, ठीक है। हिंदुस्तान की तरफ रुख कर चुका है और बाबर आगे बढ़ते हुए बाबर ने काबुल के बाद बाजौर पे हमला किया। बाजौर पर आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण किया, बाजौर पे आक्रमण किया। तो बाबर का जो बाजौर आक्रमण था, बाजौर, ठीक है। बाजौर जो आक्रमण था बाबर का, बहुत ही खास आक्रमण था। ये खास तौर पे 1519 ईस्वी में हुआ, 1519 ईस्वी में, ठीक है ना। बाजौर की अगर लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। हाँ, ये राजस्थान में पड़ता है। और बाजौर में 1519 में हमला किया बाबर ने, ठीक है, इसको जीता। उसके बाद पंजाब के भीरा जिसको बोलते हैं, पंजाब के भीरा में भी जो है हमला किया। तो पंजाब का भीरा जो था वो पंजाब में पड़ता है। पंजाब के भीरा को भी जीता, ठीक है। पंजाब का भीरा, इसको भी जीता, भीरा को भी जीता, पंजाब के भीरा को भी जीता। और ये भीरा जो है खास तौर पे, ये अगर हम भीरा की बात करें तो ये झेलम नदी के तट पे है, झेलम नदी के तट पर है, ठीक है, भीरा। हाँ, अब देखिए आगे चलते हैं। तो भीरा को भी हमला किया बाबर ने, बाजौर पर भी हमला किया। ये सारे हमले हो रहे हैं भारत के ऊपर, ठीक है ना। ऐसी स्थिति एक तरफ बनी हुई है और इस स्थिति में दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, इन दोनों ने जो है बाबर को न्योता दे दिया कि आप दिल्ली पे आइए, दिल्ली पे हमला करिए। अब आपका जो है इंतजार दिल्ली की सल्तनत कर रही है, आइए आप छोटे मोटे चीज़ों पे हमला मत करिए, अब डायरेक्ट आप दिल्ली पे हमला करिए, ठीक है। तो आश्वासन मिला, बाबर को आश्वासन मिला। तो बाबर जो है, बाबर अपनी आत्मकथा में, थोड़ा ध्यान देना, अपनी आत्मकथा में कई बातों को कबूल करता है। आत्मकथा में कई बातों को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। जैसे पहली बात है कि उसे दौलत खान लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण करने का सुझाव दिया।
करने का सुझाव दिया। एक पहला ये स्टेटमेंट बाबर स्वीकार करता है। बाबर खुद अपने किताब में लिखता है तुझके बाबरी में, तुझके बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, इसमें बाबर खुद कहता है कि दौलत खान लोधी ने स्वीकार किया। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि राणा सांगा का दूत भी बाबर से मिला एवं दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा कि दिल्ली पे आक्रमण करिए। तो ये दोनों बात बाबर स्वयं कबूलता है अपनी किताब में, आत्मकथा में। ये तुझके बाबरी जो थी आत्मकथा थी, ध्यान देना, आत्मकथा थी। ये बाबर की खुद की आत्मकथा है तुझके बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, ध्यान देना भैया, तुर्की भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना, तुर्की भाषा में। हाँ, कालांतर में इसका जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। अभी लिखवाते हैं, अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद, ठीक है। हाँ, अभी लिखवाते हैं। तो फारसी अनुवाद किया था, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि बाबा ने इस बात को स्वीकार किया, ठीक है। इसके अलावा बाबा ने 2-3 बातें और स्वीकार की हैं। बाबर ने कुल मिला के 7 अपनी किताबों में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी किताब में तुझके बाबरी में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, ठीक है ना, जिसमें 5 राज्य जो थे वो मुस्लिम राज्य थे, 5 राज्य जो थे मुस्लिम राज्य थे, ठीक है। 5 राज्य मुस्लिम थे और 2 राज्य हिंदू। जो 2 राज्य थे वो हिंदू थे, हिंदू राज्य, ठीक है ना, हिंदू। तो जो मुस्लिम राज्य थे उसमें गुजरात था, दिल्ली, मालवा, ये ध्यान देना है कि मालवा था, बंगाल और बहमनी, ठीक है, ये 5 थे। और हिंदू में एक था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर, ठीक है। ये बाबर ने वर्णन किया है कि 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। बाबर ने अपनी किताब में लिखा है तुझकी बाबरी में, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबर को मिला के जो है हमलों की, और जो हमला किया भारत के ऊपर, इन तमाम चीजों को स्वयं स्वीकार करता है कि हमको इन्विटेशन मिला और हमने हमला किया, ठीक है। अब परिस्थितियों की बात करते हैं, क्या क्या आश्वासन दिया गया, क्या क्या बाबर के साथ हुआ, थोड़ा परिस्थितियों की बात करते हैं। तो बाबर को आश्वासन दिया गया, दौलत खान लोधी ने दिलावर का अपने पुत्र दिलावर खान को काबुल भेजा बाबर को बुलाने के लिए, ठीक है ना, कि बाबर को बुलाओ, आए बाबर हमला करे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, राणा सांगा ने भी बुलाया। राणा सांगा
ने भी बुलाया, ठीक। तो दो दो हम वो बात हुई। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि आप आइए, हटाइए इनको, क्योंकि अगर आप हटा देंगे तो फिर बाद में हम लोग जो है सत्ता हथिया लेंगे। इनके मन में था, बाबर तो नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इनके मन में था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हटा देगा, उसके बाद हम लोग जो है सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। ये प्लान था दौलत खान लोदी का। लेकिन दौलत खान लोदी जानता नहीं था। दौलत खान लोदी खासतौर पे ये पंजाब का गवर्नर था, ध्यान देना भैया, ये पंजाब का गवर्नर था उस समय, ठीक है ना। हाँ, बनती नहीं थी बिल्कुल इससे और इब्राहिम लोदी से बनती नहीं थी। तो अब बाबर चला आया, बाबर कहा चलो ठीक है भाई हम चलते हैं और भारत पे करते हैं हमला, चलते हैं, बुला रहे हैं तो भाई चला जाए। तो फिर आया, बाबर आया तो बाबर ने पेशकश की, बाबर ने दौलत खान लोदी को पेशकश की। क्या दौलत खान लोदी को कहा? बाबर ने दौलत खान लोदी को पेशकश की। लोदी को कहा कि हम आपको जालंधर और मुल्तान की जागीर देंगे। जालंधर एवं मुल्तान की जागीर दे देंगे, मुल्तान की जागीर देंगे, ठीक है, मुल्तान की जागीर देंगे। तो जालंधर और मुल्तान की जागीर देने की बात हुई कि ये दे देंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये दे देंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो मुल्तान की जागीर देने की बात कही, क्लियर है कि भैया हम जो है जालंधर और आपको मुल्तान की जागीर दे देंगे। तो थोड़ा समझना, हाँ, मुल्तान की जागीर। लेकिन दौलत खान लोदी जो था स्वीकार नहीं किया इनका प्रस्ताव, स्वीकार नहीं किया, ठीक है, ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भाई इसकी निगाह थी पूरा दिल्ली सल्तनत, कैसे स्वीकार करता है। ये तो चाहता ही था कि हटाए फिर हम कब्जा कर लें दिल्ली सल्तनत पे। तो ये जालंधर मुल्तान की जागीर से खुश होगा, तो ये खुश हुआ नहीं, ठीक है, बात बनी नहीं। लेकिन इसका पुत्र जो था, लेकिन बाबर का पुत्र, सॉरी नॉट बाबर, दौलत खान लोदी का पुत्र दिलावर खान बाबर से जा मिला, ठीक है ना। ये तो नहीं मिला, लेकिन बाबर से जाके दिलावर खान जाके जा मिला, कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे, ये इसका प्लान ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर बाबर ने कहा ठीक है भैया तुमको हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और सुल्तानपुर की जागीर दिया, सुल्तानपुर की जागीर एवं खाना की उपाधि दी उसको, खाना की उपाधि, कहा ये दोनों हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। तो सुल्तानपुर की जागीर जो है ये किसको मिली, और खाना की उपाधि जो है, खाना की उपाधि, ये दोनों जो है, और ये दोनों जो हैं ये मिली किसको, दिलावर खान को, ध्यान देना, दिलावर खान को, ठीक है, दिलावर खान को। दौलत खान लोदी जो है नाराज हो गया। अब दौलत खान लोदी ने जो है जब बाबर को बुलाया था तो कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, हर तरह से मदद करूंगा अगर आप आएंगे तो, ठीक है। अब बाबर क्या करता है कि हमला करता है, इसके बाद बाबर जो है आता है, हमला करता है, जो है बाबर हमला करता है, किसके ऊपर हमला करता है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ हमला करता है बाबर, ठीक है। पानीपत का युद्ध करवा रहे हैं बहुत जल्दी, पानीपत का युद्ध आ गया है, तो पानीपत का युद्ध आप लोग देख लीजिए थोड़ा। अब युद्धों की बात करेंगे, बाबर की कार्यकाल इसका समाप्त होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए भैया थोड़ा अब हम लोग डायरेक्ट बाबर की तरफ चलते हैं। हाँ, तो बाबर का अब युद्ध की अगर बात करें हम, तो बाबर का पहला जो युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बहुत ही खास, ठीक है ना। हालांकि बाबर 5 युद्धों की बात करता है, बाबर खुद
बाबर स्वयं जो है, बाबर खुद 5 युद्ध की बात स्वीकार करता है कि उसने 5 युद्ध किए। ठीक है, हाँ ध्यान देना भैया। तो प्रथम युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान देना भैया, बहुत ही खास युद्ध है। ये हुआ, ये कब हुआ भैया, ये कब होता है, 21 अप्रैल को होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध होता है। बहुत ही खास युद्ध था ये, ठीक है ना। किसके किसके बीच होता है, बाबर के बीच होता है, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। ये बहुत ही खास जो है युद्ध था ये, ठीक है, बहुत ही खास युद्ध था। और इस युद्ध में खास तौर पे बाबर ने क्या काम किया, तुलगुमा नीति का इस्तेमाल किया और उस्मानी पद्धति का इस्तेमाल किया। बाबर ने क्या काम किया, बाबर ने इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा नीति एवं उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया, उस्मानी पद्धति क्या होती है, जैसे टैंक है ये ना, टैंक, एक टैंक है, बीच में जगह छोड़ देते हैं, फिर टैंक इधर लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस, इसमें सेना रहती है, किनारे से टैंक हमला बोलते हैं, इधर से हमला बोल रहे हैं टैंक, इधर से हमला टैंक बोल रहे हैं, ठीक है ना, टैंक, और इधर से ये पब्लिक जा रही है। तो इस तरीके से जो है उस्मानी पद्धति में होते थे। और तुलगमा नीति में तो सभी जानते हैं इसमें क्या होता था, इसमें एक जो है जैसे लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया और एक सेंट्रल में, तो 3 तरीके से जो है सेना को बांट देते थे और इस तरीके से जो है ये पद्धति काम करती थी और सेना को पूरी तरह से घेर लेती थी, दुश्मन की सेना को। तो ये पद्धति का इस्तेमाल इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, सबसे खास बात जिससे बाबर इस युद्ध में जो है बढ़त हासिल कर पाया और जीता, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो उसके तोपचियों की थी, तोप चलाने वालों के तोपची जो थे। तो बाबर के जो तोपची थे, खास तौर पे तोपची, ये बड़े खास तोपची थे, ठीक है ना, तो बड़े खास तोपची थे। पहला था उस्ताद कुली खान और दूसरा था मुस्तफा। इन्हीं तोपचियों के दम पे बाबर ने युद्ध जो है अपने फेवर में कर लिया, ठीक है, बहुत ही खास युद्ध था और इन्हीं की वजह से बाबर ने इस युद्ध को क्या कर लिया, अपने फेवर में कर लिया। इस बात को याद रखना है। और इस युद्ध में आपको मैं बताऊं कि बहुत बुरी तरीके से इब्राहिम लोदी हारता है। इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध में हारता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है एवं युद्ध के मैदान में मारा जाता है। युद्ध के मैदान में मारा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या करता है, युद्ध के मैदान में मारा जाता है। लड़ा लेकिन मारा गया, क्यों, क्योंकि बाबर की तकनीकी के आगे चल नहीं पाया, ठीक है, मारा जाता है। इसके साथ जो बहुत ही खास जो इसका दोस्त था, समझ लीजिए विक्रमजीत जो था ग्वालियर का शासक, ठीक है, इसकी वफादारी निभाया और अंत में मारा गया, ठीक है ना। तो विक्रमजीत भी इसके साथ लड़ा था। विक्रमजीत ग्वालियर का शासक था और ये भी जो है इब्राहिम लोदी का वफादार था, लड़ा और मारा गया। तो बड़ा ही भयावह युद्ध था। और इस युद्ध के बाद इस युद्ध का डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है।
5 6 दिन में इस युद्ध का डिसीजन आ जाता है। और इस युद्ध के पश्चात, जैसे युद्ध 21 अप्रैल को शुरू हुआ तो 27 अप्रैल को युद्ध समाप्त होता है। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 27 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 21 अप्रैल को लड़ाई हुई और 5 6 दिन में जो है डिसीजन आ गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान देना, मुगल साम्राज्य की स्थापना की कौन किया? बाबर ने किया। क्लियर है? अच्छा, अब ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है भैया कि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, ये सारे लोगों ने सोचा था कि बाबर चला जाएगा। इन्होंने क्या सोचा था? बाबर जो है वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर जो है, बाबर भारत में रुक गया। बाबर भारत में रुकने का फैसला करता है, रुकने का फैसला लिया। ठीक है, फैसला लिया, वापस नहीं गया, ध्यान दीजिएगा। और मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना करी। अच्छा, बाबर के वापस न जाने के पीछे की भी वजह है। बाबर मध्य एशिया में उसका लक साथ नहीं दिया। जो है हम लोग कह सकते हैं कि बाबर वॉज अनलकी एज लॉन्ग एज ही वॉज इन द सेंट्रल एशिया। तो बाबर अनलकी था। बाबर क्या था? जो है अनलकी था। ठीक है ना? कहाँ? सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में बाबर अनलकी था, बाबर का लक साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही भारत में आया, बाबर का लक साथ देने लगा। तो भारत में रुकने का फैसला किया और भारत में जो है मुगल जो है साम्राज्य की नींव डाली। इस बात को जो है ध्यान देना है। ठीक है ना? अब दूसरी बात यह है कि तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, इसके अलावा उस्मानी पद्धति का इस्तेमाल किया। इन तमाम चीज़ों की स्थापना करने के बाद बाबर ने अंत में मुगल वंश की स्थापना करी। और उस समय लोदियों की 2 राजधानी हुआ करती थी। लोदियों की जो राजधानी थी, लोदियों की राजधानियां दिल्ली, आगरा और दिल्ली, आगरा व दिल्ली। ठीक है, ये दोनों मुगल राजधानी बन गई। ठीक है, मुगल राजधानी, ये दोनों राजधानी मुगलों ने जो है अपनी राजधानी के तौर पर इनको स्थापित कर लिया। इस बात को भी आपको समझना है। क्लियर है? हाँ, इस बात को भी समझना है और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है ना? दूसरा युद्ध जो सबसे बड़ा कारण हुआ कि दूसरा युद्ध जो था वो क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि दूसरा युद्ध हुआ? दूसरा युद्ध होने का 2-3 कारण था। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है ना? दूसरा युद्ध जो था खानवा का युद्ध बहुत खतरनाक युद्ध था भैया। खानवा का युद्ध बड़ा ही खतरनाक युद्ध था। खानवा का युद्ध, दूसरा युद्ध खानवा का। चलिए पढ़ते हैं। खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात है। और खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, 16 मार्च 1527। इसके कई कारण थे। इस युद्ध के होने के कई कारण थे। ठीक है ना? बहुत कारण थे। पहला तो समझिए आपकी किसके किसके बीच हुआ। तो ये हुआ बाबर वर्सेज राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, ये ध्यान देना। अब जो है बाबर जीतता है। विजेता कौन था? विजेता बाबर। थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। इसका 2-3 कारण था। पहली बात ये कि इन सब का प्लान ये था कि जो बाबर आया है, बाबर दिल्ली को जो है लूटेगा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, और लूट के फिर ये जो है निकल जाएगा। ठीक है ना? ये प्लान था। और इन लोगों ने सोचा था, राणा सांगा और जो है दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, इन्होंने यही प्लान किया था कि ये चला जाएगा, फिर हम लोग जो है आराम से दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर रुक गया, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इससे सब घबरा गए और हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी, ये सब जितने भी थे उस समय अफगान, ये सब भागकर, ये जितने अफगान जो थे, मतलब दौलत खान लोदी, हसन मेवाती, आलम शाह लोदी, आलम खान लोदी, ये सब जो है कहां चले गए? राणा सांगा के शरण में, राणा सांगा की शरण में गए। ठीक है, शरण में गए। बाबर गुस्सा हो गया, इससे बाबर गुस्सा हुआ। ठीक है, अच्छा, एक तो कारण ये था कि ये लोग शरण में गए, शरण दिया राणा ने। दूसरा जो कारण था राणा का, कि राणा ने सहयोग नहीं किया, राणा ने बाबर का सहयोग नहीं किया, बाबर का सहयोग नहीं किया। बुलाने के बाद अगर खातिरदारी न करो तो कैसा लगेगा? तो इससे चिढ़ा हुआ था बाबर। अब इन दोनों के मध्य बहुत भयंकर, बड़ा ही विभत्स युद्ध होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध होता है। और इस युद्ध में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि इस युद्ध में बहुत से राजपूत मारे गए। अपरंपार, समझ लीजिए, अपरंपार राजपूत शासक जो है, बहुत से राजपूतों का जो है कत्लेआम हुआ इस युद्ध में। बड़ा ही कह सकते हैं जो है इनके लिए बहुत ही सदमा वाला काम था। बहुत राजपूतों की मृत्यु हुई इस युद्ध में। आगे मैं आपको बताता हूं कि इस युद्ध में और क्या क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत ही खास युद्ध था और राणा सांगा बहुत ही ताकतवर शासक हुआ करता था। तो लिहाजा बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था इस युद्ध में। और इस युद्ध में बाबर विजय प्राप्त करता है, और विजय प्राप्त किस तरीके से करता है आइए बात करते हैं। तो बाबर खास तौर पे इस युद्ध में बाबर ने क्या काम किया कि बाबर ने राजपूत सेना को पराजित किया। बहुत से राजपूत सरदार मारे गए, बहुत से, ठीक है ना, बहुत से राजपूत सरदार, बहुत से राजपूत सरदार मारे गए। ठीक है, ध्यान देना। और बाबर ने इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि ली। बाबर ने गाजी की उपाधि, ध्यान देना भैया, उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? गाजी की। गाजी का क्या मतलब होता है? काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, हाँ। तो गाजी की उपाधि कौन लेता है? बाबर लेता है। ठीक है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में नहीं लिया, क्योंकि पानीपत का युद्ध मुसलमान के बीच था। लेकिन बाबर गाजी की उपाधि लेता है जब राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करता है। राणा सांगा के खिलाफ जब युद्ध करता है तो बाबर जो है वो क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। इस बात को समझना है आपको। गाजी जो है किसका जो है उपाधि लेता है? गाजी की उपाधि लेता है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके अलावा खास तौर पे ये युद्ध में दो तीन बातें और हुई। एक बात और हुई कि जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा किसने दिया? बाबर ने दिया। ठीक है, हाँ, बाबर ने कहा था कुरान कसम जीत हमारी होगी। तो ये बाबर ने कहा था कुरान कसम जीत हमारी, जिहाद का नारा दिया, जिससे युद्ध में जो है उनको मनोबल मिला। नहीं तो बाबर हार जाता। इसमें राजपूतों से मुकाबला करना आसान नहीं था। राजपूत भारत की रग रग से वाकिफ थे, बाबर जो था वो विदेशी था, तो आसान नहीं था। लेकिन आसान जो है ये इसलिए इस तरीके से हुआ क्योंकि बाबर पहली बात तो जो है रणनीति से लड़ता था, ठीक है, और जिहाद का नारा देने से जो है उसकी सेना में जो है मनोबल आ गया। शराब की सारी बोतलें तोड़वा दी और जिहाद का नारा दिया, तौबा कर लिया कि हम अब जो है गुनाह नहीं करेंगे। और फिर इस तरीके से जो है रूहानी ताकत के दम पे उसने जो है इसको हराया। गाजी की उपाधि ली, ठीक है, गाजी की उपाधि ली। अच्छा, एक चीज और, जो उज्बेकों की एक पद्धति होती थी, उज्बेकों की नहीं, तैमूर परंपरा में, नॉट उज्बेक, तैमूर परंपरा में
तैमूर परंपरा में एक एक नियम होता था कि सर को काट कर उसका ढेर लगा देना, फिर उत्सव मनाना। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि बाबर ने राजपूतों के सरों को काट के पूरा ढेर लगा दिया, और ढेर लगा के फिर वो लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि ये तैमूरी परंपरा थी, ठीक है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा ये विध्वंसक युद्ध था, इस बात को आपको समझना है। क्लियर है। अब इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद जो है बहुत ही खास लड़ाई है, बाबर अब खत्म होने वाला बाबर, चंदेरी की लड़ाई बहुत ही खास लड़ाई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं आज बाबर को, ताकि खत्म कर दें टोटली जो है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले चंदेरी की लड़ाई की, ठीक है। चंदेरी की लड़ाई जो बहुत ही खास चीज था, खास तौर पे ये कि चंदेरी का बहुत ही सामरिक महत्व था। चंदेरी जो जगह था ना, इसका बड़ा ही सामरिक महत्व था, इस बात को समझना है। हाँ, इस बात को समझना है कि ये मालवा व बुंदेलखंड की सीमा पर था, सीमा पर स्थित था, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, सीमा पर स्थित था, ठीक है। दूसरी बात, उत्तर भारत की जो मुख्य सड़क हुआ करती थी ना, यहीं से गुजरती थी, ठीक है। इसके अलावा उत्तर भारत की जो मुख्य सड़क हुआ करती थी, उत्तर भारत में जाने के लिए उत्तर भारत की मुख्य सड़क यहीं से गुजरती थी। तो उत्तर भारत पे कंट्रोल अगर आपको करना है तो इस सड़क पे कब्जा करना पड़ेगा ना, या उस इलाके पे कब्जा करना पड़ेगा जहां से सड़क गुजरती हो। तो इसका सामरिक महत्व था। चंदेरी का क्या था? सामरिक महत्व था भैया, ध्यान देना का, सामरिक महत्व था, सामरिक, इसका सामरिक महत्व था। चंदेरी का क्या था? सामरिक महत्व था, और लिहाजा सामरिक महत्व की वजह से इस पर बाबर ने हमला किया। ध्यान देना भैया, ठीक है ना। इस पर बाबर ने हमला क्यों किया? क्योंकि इसका जो है सामरिक महत्व था, ठीक है। हाँ हाँ, तो इस पर बाबर ने हमला किया। इसका यहाँ का शासक कौन था? सबसे बड़ी चीज है, यहाँ का शासक था मेदिनी राय, ठीक है ना। मेदिनी राय इसका यहाँ का शासक था। यहाँ का शासक कौन था? ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई? चंदेरी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? ये हुई बाबर के बीच, बाबर वर्सेज मेदिनी राय। मेदिनी राय, मेदिनी राय जो था वो राजपूत शासक था, राजपूत शासक, राजपूत था, ठीक है। इन दोनों की भी लड़ाई होती है। मेदिनी राय का हालांकि झुकाव जो था, झुकाव सांगा की तरफ था, झुकाव सांगा की तरफ था, सांगा, राणा सांगा की तरफ। ठीक है, और कह सकते हैं राणा सांगा का ये सहयोगी टाइप का था, एलाइज, ठीक है। तो चंदेरी की लड़ाई इसीलिए हुई, चंदेरी को कब्जा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करना है, तो चंदेरी को जीतना बहुत जरूरी था। बहुत ही खास लड़ाई थी। यह लड़ाई खास तौर पे हुई कभी, इसको थोड़ा हल्का सा मैं टाइमलाइन दे देता हूँ। यह लड़ाई भैया आपका 29 जनवरी, ये लड़ाई 29 जनवरी 1528 में हुई, 1528 में, ठीक है ना, 1528 में हुई। बहुत ही खास लड़ाई थी ये, 29 जनवरी जो है 1528 में लड़ाई हुई थी। इसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर जो था वो विजयी हुआ था, बाबर विजयी हुआ था, ध्यान देना भैया, ठीक है ना। हाँ, बाबर विजयी हुआ था। आप देख सकते हैं कि बाबर जो था सेंट्रल एशिया में हारा जीता लगा रहा, लेकिन जैसे ही भारत में आता है वो विजयी जो है होना शुरू हो जाता है, विजय अभियान उसका शुरू हो जाता है। आइए इसका जो है आखिरी लड़ाई जो बाबर की है उसके बारे में बात कर लेते हैं, घाघरा की। उसके बाद कुछ और खास इसकी बिंदुओं की चर्चा करके बाबर के चैप्टर को खत्म करेंगे। तो घाघरा का युद्ध कब होता है, इसको थोड़ा समझना है अपने को। घाघरा का युद्ध कब होता है?
घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो होता है वो होता है 5 मई 1529 को, ठीक है, ध्यान देना। ये युद्ध खासतौर पर अंतिम युद्ध था और इस युद्ध में पूरा अफगान इकट्ठा हो गया। ये युद्ध जो था अफगानी शक्तियों के बीच था, अफगानी शक्ति, ठीक है ना, बीच था। और इनका मदद जो था, मदद कर रहा था नुसरत शाह, बंगाल का शासक था नुसरत शाह, ठीक है, नुसरत शाह मदद कर रहा था इनका, अफगानी। तो बाबर ने इनके खिलाफ अभियान किया, इनके खिलाफ अभियान किया और इनको परास्त किया, ठीक है, इनको क्या किया, परास्त किया। तो बाबर ने इनके ऊपर हमला किया और परास्त किया। सबसे खास बात है कि ये बाबर वर्सेस अफगान के बीच लड़ाई थी, ठीक है, बाबर विजयी हुआ, ठीक है। सबसे खास बात थी, ये पहली लड़ाई थी जो थल व जल दोनों में लड़ी गई, दोनों में लड़ी गई, ठीक है, बहुत ही खास लड़ाई थी, दोनों में जो है ये लड़ी गई। क्लियर है। दूसरी बात है कि इसमें अफगानों की पूरी शक्ति खत्म हो गई, जितनी शक्ति थी। इसमें महमूद खान लोहानी, जलाल खान, शेर खान सूर तथा फर्दी खान जैसे अफगान सरदारों ने क्या काम किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े बड़े सरदार थे, जैसे पहला था महमूद खान लोहानी, ये सब अफगान थे, ध्यान देना भैया, सब अफगान थे। दूसरा था जलाल खान, ठीक है ना, और था शेर शाह था, ठीक है, फर्दी खान। तो ये जो आप देख रहे हैं इनको, ये अफगान थे, सब ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। किसके आगे, बाबर के आगे किसी की चली नहीं, बाबर के आगे, ठीक है ना, हाँ, आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर जो है, ये बाबर का आखिरी युद्ध था, आखिरी युद्ध था किसका, बाबर का, ध्यान देना भैया, ठीक है। तो बाबर का ये आखिरी युद्ध था। बाबर ने बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है ये युद्ध किया और युद्ध जो है जीता। लेकिन बाबर युद्धों में इतना बिजी था कि इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा, आई वुड से कि स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा जो है, जिसको कहते नहीं है व्यवस्थित करना, ये काम नहीं कर पाया बाबर। हालांकि कुछ चीज़ें इसने की, जैसे इसकी 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि ये काम, इसको 2-3 चीज़ें जो है, जो कि प्रश्न के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। एक पहला ये कि जब 1526 का युद्ध हुआ, पहला ये कि जब 1526 का युद्ध हुआ, 1526 का युद्ध, तो बाबर ने जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था, सबको एक एक चांदी का सिक्का, ठीक है ना, जितने भी काबुल के निवासी थे, काबुल में सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया था, चांदी का सिक्का दान दिया था, या बंटवाया था, कह सकते हैं, सिक्का दिया था, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, कलंदर, ठीक है ना। इसको कलंदर के बाद, दानी टाइप का आदमी था ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको कलंदर कहा जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि इसको कलंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने सिक्के दान किए थे, ठीक है, काबुल के हर एक निवासी को। इसके अलावा अगर इसके सिक्कों की बात करेंगे, तो इसके सिक्के में 2 सिक्के थे, एक था शाहरुख और दूसरा था बाबरी सिक्का, ठीक है। हाँ, ये दोनों सिक्के जो थे, ये दोनों चांदी के सिक्के थे, ध्यान देना, चांदी के सिक्के थे भैया, ठीक है। हाँ, और किसने इशू किया था, बाबर ने इशू किया था।
क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। हाँ, दूसरी बात, मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवाया है कि फारसी में इसका जो बाबरनामा का जो अनुवाद है, बाबरनामा का फारसी में फारसी अनुवाद पहला तो पायंदा खान ने किया, पायंदा खान, और दूसरा किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। दूसरा किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया 1590 में, ध्यान देना। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को देंगे विराम, क्योंकि इसी के साथ बाबर वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।